हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वाक्यों में अशुद्धि शोधन विषय के शेष बचे चीजों पर आज चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भाषा के उपयोग में शुद्धता का विशेष महत्व होता है। कारण इसमें अगर विकार आ जाए तो फिर संभव है कि हम उसके सही अर्थ को नहीं प्राप्त कर सके। मतलब इसमें शुद्धता का होना बहुत जरूरी है। वाक्यों में संभावित अशुद्धियों और उसके निवारण के लिए इसके पहले भी हमने 2 वीडियो बनाया था, जिसे आप सबने जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो इसके बाद जरूर देख लें, कारण वो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है। पहले के दोनों वीडियो में हमने आपको बताया था कि वाक्यों में अन्विति संबंधी अशुद्धियों को किस प्रकार दूर करें। पर आज के इस वीडियो में हम लोग पदक्रम से संबंधित नियमों को जानने की कोशिश करेंगे या फिर उसको समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें अगर नहीं किया अभी तक तो, और चैनल को भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए आगे देखते हैं कि वाक्यों में पदक्रम संबंधी नियम क्या क्या है, क्या क्या इसके नियम है। आगे चलते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी वाक्य पदों और पदबंधों से ही बनते हैं, जहां पदों का एक निश्चित क्रम होता है तथा व्याकरण में इसके लिए कुछ नियम भी बनाए गए। हिंदी के वाक्यों में हम लोग देखें तो देखते हैं कि कर्ता सबसे पहले आता है। कर्ता सबसे पहले आता है, जबकि क्रिया प्रायः वाक्यों के अंत में आती है। उदाहरण के तौर पर देखें तो हम एक उदाहरण के लेकर के हम लोग समझ सकते हैं कि गीता गा रही है, सीता गा रही है, सीता गा रही है। यहां देखते हैं कि गाने की क्रिया को संपादित करने वाला जो कर्ता है वो कौन है? सीता है। गाने की क्रिया को संपादित करने वाला कर्ता कौन है? यहां सीता है। मतलब सीता कर्ता के रूप में गाने की क्रिया को संपन्न करने वाली कर्ता है। गाने की क्रिया को संपन्न करने वाली कर्ता कौन है? यहां पर सीता है। और ये वाक्य के आरंभ में अर्थात पहले आया है। सीता पद वाक्य आरंभ में यानी पहले आया है, जबकि देखते हैं कि गा रही है जो क्रियापद है वो उसके बाद यानी कर्ता के बाद क्रिया का पद। ठीक है। इसी तरह एक अन्य उदाहरण लें। जैसे मान के चलिए भिखारी आ रहा है। इस वाक्य को भी अगर देखें तो यहां भी देखते हैं कि आने की क्रिया को कौन कर रहा है? आने की क्रिया को संपन्न करने वाला कौन है? यहां पर भिखारी। तो भिखारी यहां क्या हो गया? कर्ता। और उसके बाद जो पद आ रहे हैं कि आ रहा है, आ रहा है क्रिया है जो कर्ता भिखारी के बाद आई है। मतलब वाक्य में कर्ता पहले आता है और क्रिया बाद में आती है। बात समझ में आ रही है? हिंदी के वाक्यों में कर्ता पहले और क्रिया बाद में आती है। ठीक। हिंदी के वाक्यों में ये कर्ता तो पहले आते ही है और क्रिया तो बाद में आएगी। कर्ता पहले और क्रिया बाद में आएगी, लेकिन इन दोनों के बीच में एक तीसरे चीज भी होते हैं। वो तीसरा पद क्या होता है? वो कर्म का। क्या होता है? तीसरा कर्म होता है। कर्म आपको पता होगा, क्रिया का फल जिसके ऊपर पड़े उसको क्या बोलते हैं? हम कर्म कहते हैं। जिसके ऊपर क्रिया का फल पड़े उसको हम लोग कर्म कहते हैं। और कर्म जो होता है वो कर्ता और क्रिया के बीच। ऐसे भी हम जानते हैं, इसके पहले भी मैंने बताया था, कई बार मैंने चर्चा किया है मैंने, कि हिंदी में वाक्यों का जो पद का जो क्रम होता है वो पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया। कर्ता कर्म क्रिया।
ठीक है। अब यहां देखते हैं कि इसमें एक कर्म होता है। जैसे मान के चलिए गोकुल पाठ पढ़ता है, गोकुल पाठ पढ़ता है, गोकुल पाठ पढ़ता है, इसमें करता क्या है? गोकुल जो पहले आया है, पाठ पढ़ने की क्रिया को संपन्न करने वाला या उसको संपादित करने वाला जो काम को संपन्न करता है वो गोकुल है, जो पहले आया है। करता पहले आता है तो गोकुल यहाँ करता है, और क्रिया बाद में आती है तो पढ़ता है बाद में है। और गोकुल और पढ़ता है के बीच में क्या है? पाठ। तो उसके पढ़ने का फल किसके ऊपर पड़ता है? पाठ को पढ़ता है, पर क्या? तो पाठ। गोकुल पढ़ता है पर क्या पढ़ता है? तो पाठ को पढ़ता है, पाठ को पढ़ता है। तो गोकुल के पढ़ने का फल पाठ के ऊपर पड़ा, तो मतलब ये कर्म है। और हम देखते हैं कि कर्ता और क्रिया के बीच में कर्म आती है, तो यहाँ पाठ आया तो पाठ यहाँ पर कर्म है। मतलब हिंदी के वाक्यों में पहले कर्ता और सबके बाद में क्रिया और बीच में कर्म, यानी कर्ता कर्म फिर क्रिया, कर्ता कर्म फिर क्रिया। ये हिंदी के वाक्यों को बनाने का जो पदक्रम है वो है। यानी पहले इसमें हिंदी के वाक्यों को बनाने का जो पदक्रम है उसको हमेशा याद रखेंगे। पहले कर्ता आता है, फिर कर्म, और फिर सबके अंत में क्रिया आती है। सबके अंत में क्रिया आती है, कर्म हमेशा बीच में होता है। कर्ता पहले, क्रिया सबके बाद, और कर्म बीच में। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब है हिंदी के वाक्यों में संबोधन और विस्मयादि बोधक पद। याद रखेंगे, संबोधन और विस्मयादि बोधक पद दोनों ही। संबोधन हो अगर है तो वो भी वाक्य में पहले आएंगे, वो भी कर्ता के पहले। और अगर विस्मयादि बोधक कोई शब्द या पद है तो वो भी वाक्य के आरंभ में ही आएंगे, और वो भी कर्ता के पहले। समझ में बात आ रही है? हिंदी के वाक्यों में याद रखेंगे, एकदम बहुत ज्यादा याद करेंगे, बस याद रखना चाहिए, तुम दिमाग में बैठा लेंगे आप कि हिंदी के वाक्यों में संबोधन पद, यानी संबोधन से जुड़े हुए जो शब्द हैं वो उनका जब प्रयोग हम करेंगे तो हमेशा उनका प्रयोग वाक्य के आरंभ में होगा, और उनका प्रयोग वाक्य के कर्ता से पहले होगा। वाक्य के आरंभ में कर्ता से पहले संबोधन का। और विस्मयादि बोधक जो पद होंगे उनका भी प्रयोग हमेशा वाक्य के आरंभ में होते हैं, वो भी प्रयोग किए जाते हैं, और वो भी कर्ता के पहले, यानी कर्ता के पहले वाक्य के आरंभ में प्रयोग किए जाएंगे विस्मयादि बोधक पद का, या फिर संबोधन से जुड़े हुए शब्दों का प्रयोग हमेशा वाक्य के आरंभ में और भी कर्ता से पहले। क्लियर है? जैसे उदाहरण अगर हम लोग देखें तो उदाहरण के तौर पर हम लोग बोल सकते हैं कि अरे वो आ गया, हम मजा आ गया, बीमा मैं गिर गई। तो यहां हम दोनों देखे कि अरे क्या, अरे, आहा, वीमा, ये सभी क्या है? ये तो या तो संबोधन वाले शब्द हैं, या फिर विस्मयादि बोधक वाले शब्द हैं। विस्मयादि बोधक पद है ये। क्लियर है? तो ये वाक्य आरंभ में है और भी कर्ता से पहले। क्लियर है? अब है कि संबंध कारक अपने संबंधी शब्द से पहले आते हैं। संबंधी शब्द से पहले आते हैं क्या? तो संबंध कारक जो होंगे वो हमेशा हिंदी के वाक्यों में संबंधी से पहले, मतलब संबंध कारक का प्रयोग हमेशा वो जिससे जुड़ा हुआ है उससे पहले, उसके पहले, ठीक है, वो आता है। ठीक है? जैसे यहाँ के वाक्यों में अगर हम देखने का प्रयास करें एक दो वाक्यों में, तो यहाँ देख करके आप समझ सकते हैं कि मान के चलिए कहते हैं भिखारी के बच्चे ने कबीर का पद सुनाया। भिखारी के बच्चे ने कबीर का पद सुनाया। दूसरा वाक्य हम लोग ले सकते हैं, वह तुम्हारा नाम पूछ रहा था, वह तुम्हारा नाम पूछ रहा था। इन दोनों वाक्यों में हम देख सकते हैं कि संबंध कारक हमेशा संबंधित के या संबंधित से पहले आया। क्लियर? अब है प्रश्नवाचक पद। प्रश्न के विषय से पहले आता है। प्रश्नवाचक पद हमेशा प्रश्न के
विषय से पहले आता है। और यहाँ इसको बड़े गौर से हमको देखना, ये आपको समझना पड़ेगा कि हम मान के चलिए एक उदाहरण लेते हैं कि कौन खरा है। सवाल किसके ऊपर है? कौन खरा है, ठीक है। विषय क्या है? खड़ा होने का। और यहाँ एक चीज और देखें कि खड़ा है, पर कौन खड़ा है? तो खड़ा होने की क्रिया को करने वाला जो है, खड़ा होने की क्रिया को करने वाला कौन है? जो भी है वो कर्ता होगा ना। वो उसके ऊपर प्रश्न है कि कर्ता के ऊपर यहाँ प्रश्न है कि कौन खड़ा है, कौन खड़ा है। ठीक से समझिए, अगर कोई सवाल करे कि कौन खड़ा है, तो सवाल किस चीज के ऊपर है? उसके खड़ा होने वाले व्यक्ति के ऊपर प्रश्न है कि वो कौन है जो खड़ा है, वो कौन है जो खड़ा है। सवाल ऐसे होता है नहीं कि कौन खड़ा है। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि वो जो खड़ा है वो कौन है, मतलब खड़ा होने वाले व्यक्ति के ऊपर प्रश्न है, यानी कर्ता के ऊपर प्रश्न है, कौन खड़ा है। अगर कोई सवाल ऐसा करे तो यहाँ इसका मतलब है कि किसके ऊपर सवाल का हो रहा है यहाँ पर? तो कर्ता के ऊपर, खड़ा होने की क्रिया को करने वाला जो कर्ता है उसके ऊपर सवाल है कि वो कर्ता कौन है। क्लियर? दूसरा एक उदाहरण लेते हैं कि क्या तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। तो करने का फल क्या है? जो भी है उसके ऊपर यहां प्रश्न है कि तुम क्या कर रहे हो। तुम कर रहे हो, तुम कर रहे हो, पर क्या, मतलब उसके करने का फल जिसके ऊपर पड़ता है उसके ऊपर यह सवाल है कि तुम कर क्या रहे हो। नहीं, यहां पर हम लोग देखते हैं कि उसके कर्म के ऊपर यह सवाल है कि क्या हम कर रहे हैं। ठीक है। तीसरा एक उदाहरण लेते हैं कि मान के चलिए कोई पूछता है कि वह कैसे आया, वो कैसे आया। तो उसके आने के तरीकों पर प्रश्न है, वो किस तरीके से, किस प्रकार आया, इस पर सवाल किया जा रहा है। मतलब ये कि रीति पर प्रश्न है, उसके आने के तरीके के ऊपर प्रश्न है, वो किस प्रकार यहां तक पहुंचा, या उसके पहुंचने के तरीके के ऊपर, ये तरीकों के ऊपर उसका प्रश्न है कि वह कैसे आया, वह कैसे आया। तो इस प्रकार के प्रश्न प्रश्न में हम क्या समझते हैं, क्या देखने का प्रयास करते हैं? इसमें हम लोग देखते हैं कि उसके रीति पर ये प्रश्न किया गया कि वो आया, ठीक है, पर आया, पर कैसे आया, उसके आने के तरीकों पर प्रश्न प्रश्न है। ठीक है, चलिए ये तो हुआ। अब देखते हैं आगे, हम लोग देखते हैं कि कर्ता और कर्म को छोड़कर, कर्ता और कर्म को छोड़कर शेष सभी कारक कर्ता कर्म के बीच आते हैं। बात समझ में आ रही है? कर्ता और कर्म को छोड़कर, कर्ता और कर्म को छोड़कर शेष सभी कारक कर्ता कर्म के बीच आते हैं, एक बात। दूसरी, एक से अधिक कारक, एक से अधिक कारक होने पर उसके उल्टे क्रम में पहले अधिकरण रखे जाते हैं, पहले अधिकरण रखे जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग देखें कि मजदूर खेत में रहट से सिंचाई कर रहे हैं, मजदूर खेत में रहट से सिंचाई कर रहे हैं। ठीक है, यहां हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक चीज याद रखिए इसके पहले मैंने कहा कि कर्ता कर्म को छोड़कर, कर्ता और कर्म को छोड़कर शेष सभी कारक, शेष सभी, कर्ता और कर्म को छोड़कर शेष सभी कारक कर्ता कर्म के बीच आते हैं, कर्ता और कर्म के बीच आते हैं। और एक से अधिक कारक रूपों के होने पर, एक से अधिक कारक के रूप होने पर ये उल्टे क्रम में, किस क्रम में? उल्टे क्रम में पहले अधिकरण रखे जाते हैं, पहले अधिकरण रखे जाते हैं। जैसे मजदूर खेत में रहट से सिंचाई कर रहे हैं, यहां मजदूर खेत में क्या है? अधिकरण कारक है, में क्या है? अधिकरण कारक है। ठीक है ना, मजदूर खेत में,
पहले आ गया ना में, ये अधिकरण कारक का चिन्ह है। इसे छात्र मैदान में अपने मित्र के साथ खेल रहे हैं। छात्र मैदान में भी अधिकरण कारक है, में भी यह अधिकरण कारक है। छात्र मैदान में अपने मित्र के साथ खेल रहे हैं। ठीक है, अब आगे है कि पूर्वकालिक क्रिया क्रिया से पहले आती है, याद रखना है इसको। पूर्वकालिक क्रिया क्रिया से पहले आती है। जैसे कल पढ़ने आइए, यहां क्रिया क्या है? आना, आइए, और इसके पहले आया है पढ़ने, तो पूर्वकालिक क्रिया है पढ़ने। तो मतलब ये कि हिंदी के वाक्यों में पूर्वकालिक क्रिया हमेशा क्रिया से पहले आती। कहां? क्रिया से पहले आती। ठीक है, इसी तरह एक अन्य उदाहरण ले कि कल पाठ पढ़कर आइए। कल पढ़ने आइए, आने की क्रिया से पहले पढ़ना। और अगला है कि मैंने कहा कि कल पाठ पढ़कर आइए, वहां भी आइए, पर कैसे? तो पढ़कर आइए, यहां भी पूर्वकालिक क्रिया है। बात समझ ना? तो पूर्वकालिक क्रिया हमेशा क्रिया से पहले आती है, क्रिया बाद में आएगी और उसके पहले पूर्वकालिक क्रिया आएगी। ठीक है, अब न या नहीं का प्रयोग दो प्रकार से हिंदी के वाक्यों में करते हैं। एक तो निषेध के अर्थ में करते हैं और दूसरा आग्रह के रूप में करते हैं। किस रूप में? निषेध के रूप में, मना करने के रूप में, अर्थ में, मना करने के अर्थों में, ना के अर्थों में भी न या नहीं का प्रयोग करते हैं। और कभी कभी इस न या नहीं का प्रयोग हम लोग आग्रह करने के लिए भी करते हैं। अगर न या नहीं का प्रयोग निषेध के अर्थ में हो तो वो क्रिया से पहले, तो वो क्रिया से पहले आएंगे। और अगर आग्रह करने के अर्थ में हो, उनका प्रयोग किया गया हो हिंदी में, तो निश्चित रूप से वे वाक्यों के अंत में आएंगे। ठीक है, मतलब क्रिया के बाद। वाक्य में अर्थ मतलब क्या है कि क्रिया के बाद, बस थोड़ा अंतर है। अगर आप निषेध या मना करने, ना करने, कहने के अर्थ में अगर प्रयोग करते हो न या नहीं का, तो वो क्रिया के पहले, तो फिर वो क्रिया के पहले। और अगर आग्रह करने की स्थिति हो तो फिर न या नहीं का प्रयोग हम लोग क्रिया के बाद करते हैं। निषेध के अर्थ में क्रिया के पहले और आग्रह की स्थिति में क्रिया के बाद न या नहीं का प्रयोग होगा। क्लियर? मैं नहीं जाऊंगा, एक उदाहरण के लिए तौर पर, मैं नहीं जाऊंगा, आऊंगा या जाऊंगा। यहां आऊंगा या जाऊंगा क्या है? क्रिया है, उसके पहले नहीं लगा है। पर वहीं अगर आग्रह करने की बात हो तो हम लोग कहते हैं ना, आइए ना, चलिए ना, बोलते हैं ना, तो क्रिया है ना, आइए के बाद नो आया है, बोलते हैं ना ऐसा। तो मतलब ये है कि अगर निषेध के अर्थ में हो, मना करने के अर्थ में अगर नो या नहीं का प्रयोग करते हो तो वो क्रिया से पहले उसका उपयोग करेंगे। और अगर आग्रह करने की स्थिति में नो या नहीं का प्रयोग होता हो तो निश्चित रूप से उनका प्रयोग क्रिया के बाद किया जाता है। क्लियर है? एक दो बात और कि सबसे पहले बात एक चीज और है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वाक्य के विभिन्न पदों में ऐसी तर्कसंगत निकटता होनी चाहिए। वाक्यों में, हिंदी के वाक्यों में याद रखना है, मैं इस चीज को हमेशा आपको याद रखना होगा कि सबसे बड़ी बात यह है कि वह हिंदी के वाक्यों में जिन पदों का हम उपयोग करते हैं या जिन जिन पदों का उपयोग करते हैं उसमें तर्कसंगत निकटता होनी चाहिए। मतलब मेरे या आपके द्वारा कोई भी वाक्य बनाते समय उस वाक्य के अंदर या उस वाक्य के अंतर्गत हम जितने शब्दों का उपयोग करते हैं, जितने पदों का उपयोग करते हैं, उन पदों के बीच आपस में एक तर्कसंगत निकटता होनी चाहिए। ऐसी तर्कसंगत निकटता होने माने वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों या पदों में तर्कसंगत निकटता होने से ये फायदे हैं कि उसमें संप्रेषित सही अर्थ स्पष्ट होता है। अगर उसमें तर्कसंगत अगर निकटता ना हो, अगर तर्कसंगत निकटता का अभाव हो तो फिर हम उसके उस अर्थ को नहीं पा सकेंगे
जिस अर्थ में उसको लिखने का प्रयास किया गया है। बात समझ में आ रही है? हिंदी के वाक्यों में वाक्यों को शुद्ध करने के लिए या वाक्यों को बनाने में इस बात का बहुत ही ज्यादा महत्व है, या बहुत ही महत्वपूर्ण इस बात की बहुत ही ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम वाक्यों को बनाते समय उसके अंदर या उसके अंतर्गत जितने शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिन जिन शब्दों या पदों का प्रयोग करते हैं, उन उन सभी शब्द या पदों के बीच में, उन सभी शब्दों और पदों के बीच में एक तर्कसंगत निकटता होनी चाहिए। तर्कसंगत निकटता होनी चाहिए, कारण कि ऐसे तर्कसंगत निकटता होने से वाक्य वही अर्थ स्पष्ट करने में, या वो अर्थ स्पष्ट करते हैं जिस अर्थ को संप्रेषित करने के लिए इस वाक्य का निर्माण किया गया। मतलब संप्रेषित सही अर्थ स्पष्ट कर पाता है वो वाक्य। और अगर उसमें अगर निकटता नहीं हो, वो भी तर्कसंगत निकटता नहीं हो उनके शब्दों और पदों के बीच, तो फिर वो अर्थ नहीं मिल पाता है जो अर्थ मिलना चाहिए। क्लियर? उदाहरण के लिए हम एक दो उदाहरणों से हम लोग समझ सकते हैं। कभी कभी आपने सुना भी होगा, बहुत सारे लोग अपने घर में ऐसा बोलते हैं कि फल बच्चे को काट कर खिलाओ, फल बच्चे को काट कर खिलाओ। भाई बच्चे को काट दोगे क्या? ऐसा नहीं है, गलत है ये। फल बच्चे को काट कर खिलाओ, ये वाक्य गलत है। इसी तरह कोई अगर ये बोले कि गर्म गाय का दूध स्वास्थ्यवर्धक होता है, तो ये भी गलत है। गर्म गाय का दूध स्वास्थ्यवर्धक होता है, बहुत सारे लोग ऐसे अज्ञानता बस बोल देते हैं, या फिर जल्दीबाजी पता नहीं क्या सोचते हैं और वो बोल जाते हैं, पर ये कहीं से भी सही नहीं है। फल बच्चे को काट कर खिलाओ, ये तो सही नहीं है, और ये भी सही नहीं है गर्म गाय का दूध स्वास्थ्यवर्धक होता है, ये भी सही नहीं है। ठीक है, दोनों ही अशुद्ध वाक्य है। क्यों? क्योंकि इसमें इसके पदों का क्रम सही नहीं है, इसीलिए इससे उचित अर्थ प्रकट नहीं होता है। बात समझ ना? पहले वाक्य में कि पद अगर सही नहीं, पद क्रम सही नहीं है, तो वहां ये अर्थ स्पष्ट नहीं होता है जो होना चाहिए। दूसरे में भी यही बात है। अब हम देखते हैं इसका सही क्रम क्या होगा, पहले ये देख लेते हैं, फिर उसका दोनों का अर्थ हम बताते हैं आपको। पहले मान के चलिए इसका सही क्रम क्या होगा, तो बच्चों को फल को काट कर नहीं, बच्चों को फल काट कर खिलाओ, सही क्रम ये होना चाहिए। बच्चों को फल काट कर खिलाओ, फल काट कर खिलाओ, बच्चों को काट कर नहीं। बात समझ में आ रही है नहीं? है बच्चों को फल काट कर खिलाओ, ये सही क्रम है। तो यहां स्पष्ट, तो वहां क्रम बदल गया तो उसके अर्थ ही बदल गया वहां। क्लियर है ना? इसी तरह दूसरा एक था कि गर्म गाय का दूध स्वास्थ्यवर्धक होता है, गलत है। सही क्या होगा कि गाय का गर्म दूध, गर्म गाय का नहीं, गाय का गर्म दूध स्वास्थ्यवर्धक होता है। केवल क्रम बदल जाने से अर्थ बदल गया ना, वहां पद के क्रम बदल गए कि गर्म गाय का दूध स्वास्थ्यवर्धक होता है, थोड़ा पद में ही तो अंतर हुआ, आगे पीछे हो गया, अर्थ वहां बदल गया, वहां को अर्थ नहीं मिल पाया जो हम समझना चाहते हैं। इसका सही क्रम क्या होगा कि गाय का गर्म दूध स्वास्थ्यवर्धक होता है। क्लियर? इस सब के अलावे वाक्यों में पुनरुक्त संबंधी अशुद्धियां भी होती है, जहां अक्सर लोग एक ही घटक को दो अलग अलग रीतियों के साथ स्पष्ट करते हैं। मतलब ये कि एक ही अर्थ वाले दो भिन्न शब्दों का उपयोग कर लेते हैं अनुचित तरीके से। तो इसे हम क्या कहते हैं? पुनरुक्त संबंधी अशुद्धियां कहते हैं। मतलब किसी शब्द का किसी वाक्य में एक ही अर्थ वाले एक से अधिक शब्दों का बेवजह प्रयोग कर लेना या कर लेने से भी अशुद्धियां आ जाती हैं। और तो इस तरह की जो अशुद्धियां होती है उनको क्या बोलते हैं? पुनरुक्त बोलते हैं। जैसे
उदाहरण के लिए हम लोग बोले अगर कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें, एक जगह कृपया है ही पहले, फिर बाद में कृपा बोल देते हैं, ये सही नहीं है। ये दोनों का प्रयोग एक साथ करना बिल्कुल भी सही नहीं है। इसी तरह अगर हम बोले कि केवल मात्र महिलाओं के लिए आरक्षित, भाई केवल तो है ही, फिर बाद में मात्र कहां से लाए? एक ही अर्थ वाले दो शब्दों का प्रयोग ये बिल्कुल गलत है। इसी तरह अगर कोई अगर ये बोले मुझे केवल 10 रुपये मात्र मिले, मुझे केवल 10 रुपये मात्र मिले, तो ये भी गलत है। यहाँ केवल और मात्र में कोई फर्क नहीं, अर्थ तो दोनों के एक ही है, और एक ही अर्थ वाले शब्दों के दो बार प्रयोग होना ये गलत है। आप एक ही शब्द का इसमें हमको प्रयोग करना है। बात समझ में आ रही है? तो ये थे हमारे आज के विषय वस्तु। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया वो बात आपकी समझ में आई होगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, शेयर करें। कोई सवाल, कोई जिज्ञासा हो तो अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि समय से नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। आप देखते रहिए हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।